नमस्कार। खबर स्नैप में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 25 अक्टूबर 2025 और दिन है सैटरडे। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं चर्चा आज के खबरों पर। नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस के एक सांसद ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तुलना आतंकी संगठन हमास से कर दी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। सांसद महोदय ने अपने बयान में कहा कि जिस प्रकार भगत सिंह ने देश के लिए संघर्ष किया उसी प्रकार हमास अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। इस बयान के आते ही चारों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं। विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सांसद के इस बयान की कड़ी निंदा की। विवाद बढ़ता देख सांसद ने तुरंत पलटी मारते हुए अपने बयान को गलत बताया और कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या माफी मांगने से ये मामला शांत हो जाएगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बयान से कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा है। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी पर बिहार को सोने की लंका बनाने की बात कहकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। किशोर ने कहा कि पिछली सरकारों में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं किए गए और अब झूठे वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने एनडीए को सत्ता से हटाने और जनसुराज की नई व्यवस्था स्थापित करने का आह्वान किया। किशोर ने प्रवासियों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार बिहार लौटने वाली ट्रेनों को रोक रही है क्योंकि उसे जनसुराज के समर्थन का डर है। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि वे राज्य में सुधार के लिए वोट करें ताकि रोजगार के लिए किसी को बाहर न जाना पड़े। किशोर ने कहा कि बिहार के लोग अब जंगल राज नहीं चाहते और बदलाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने युवाओं से बिहार के बेहतर भविष्य के लिए आगे आने का आह्वान किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित सरकारी बंगले से उन्हें जबरन बेदखल कर दिया गया है, जबकि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। उदित राज ने इसे दलितों की आवाज उठाने की सजा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनके परिवार के साथ जबरदस्ती की और उनका सामान बाहर फेंक दिया। हालांकि आवास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि उदित राज की पत्नी सीमा राज, जो कि एक सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी हैं, स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक बंगले में रहीं और उन पर 21 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। मंत्रालय के अनुसार उन्हें बंगला खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। बेदखली की कार्यवाही नियमों के अनुसार की गई। उदित राज ने इस मामले को पार्टी नेतृत्व के समक्ष उठाने की बात कही है। उनका कहना है कि वे जल्द ही घर खाली करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी कई सवाल खड़े करती है। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार और स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं द्वारा राहुल और तेजस्वी को जननायक बताने पर कड़ी आपत्ति जताई। मोदी ने कहा कि ये वो लोग हैं जो हजारों करोड़ के घोटालों में जमानत पर बाहर हैं और अब जननायक की उपाधि चुराने की कोशिश कर रहे हैं। समस्तीपुर में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग कर्पूरी ठाकुर का अपमान कभी नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार के कार्यों का लेखा जोखा भी पेश किया और विश्वास जताया कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और जीत का नया रिकॉर्ड कायम होगा। आज बिहार में प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रोहिणी का दावा है कि ऑडियो में चंद्रशेखर मायावती पर कांशीराम को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रहे हैं। रोहिणी के अनुसार चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कांशीराम को धमकी दी थी। रोहिणी ने चंद्रशेखर पर दलित आंदोलन का मजाक उड़ाने और अपने समर्थकों द्वारा उन्हें बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए हैं। रोहिणी ने ऑडियो को एआई से गलत साबित करने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ऑडियो में चंद्रशेखर को पार्टी विलय और उत्तराधिकारी बनाए जाने जैसे मुद्दों पर बात करते हुए सुना जा सकता है। रोहिणी ने कहा है कि वो दलित समाज के लिए सच्चाई सामने लाना चाहती हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में वापसी को लेकर तेजप्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें मरना कबूल है, लेकिन वे उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। तेजप्रताप यादव ने ये बयान एक सवाल के जवाब में दिया, जिसमें उनसे आरजेडी में फिर से शामिल होने की संभावना के बारे में पूछा गया था। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। तेजप्रताप यादव के इस रुख से
आरजेडी के भीतर चल रही अंदरूनी कलह भी उजागर हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप का ये फैसला आरजेडी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि तेज प्रताप यादव आगे क्या कदम उठाते हैं और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर होता है। फिलहाल उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। नमस्कार और स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है। प्रत्येक कॉलेज के निर्माण पर 8 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च होंगे। ये कॉलेज दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, जांजगीर चांपा और नवा रायपुर में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर युवा को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना है। इन कॉलेजों की स्थापना से दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बेहतर अवसर मिलेंगे और राज्य में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता बढ़ेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ये निर्णय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। नमस्कार। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक लंबा अध्याय रहे हैं। 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने राज्य को प्रशासनिक स्थिरता दी है। कभी सुशासन बाबू तो कभी समीकरणों के उस्ताद कहे जाने वाले नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर कई उतार चढ़ावों से भरा रहा है। 70 के दशक में जेपी आंदोलन से राजनीति में कदम रखने वाले नीतीश कुमार ने 1994 में समता पार्टी की स्थापना की और फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर बिहार की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। लालू यादव से गठबंधन किया, फिर पलटी मारी और एनडीए में वापस आ गए। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार का ये अध्याय अब समाप्ति की ओर है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने इस सवाल को और भी प्रासंगिक बना दिया है। आगामी चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। एक पुराने मामले में अदालत जल्द ही अपना फैसला सुना सकती है। ये मामला अब्दुल्ला आजम द्वारा 2 पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है, जिसमें उनकी जन्मतिथि अलग अलग दर्ज है। इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है और अब बचाव पक्ष 27 अक्टूबर को अपनी दलीलें पेश करेगा। अदालत में अंतिम बहस जारी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई में तेजी आई है। अदालत का फैसला आजम खान और अब्दुल्ला आजम के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और इससे समाजवादी पार्टी में भी चिंता का माहौल है। सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं।